नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। इस वक्त मैं खड़ा हूं देवभूमि उत्तराखंड के रामनगर स्टेशन में। ये स्टेशन बहुत ही अहम उन यात्रियों के लिए, उन सैलानियों के लिए जो कि मशहूर टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट के लिए आते हैं। उनके सफ़र की शुरुआत यहीं से होती है। बहरहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत भी यहीं से हो रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज से ठीक 1 साल पहले यहाँ पे बहुत बड़ी तबाही हुई थी, जिसमें कि लाखों करोड़ों लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था, काफ़ी जान माल की हानि हुई थी। लेकिन उत्तराखंड का एक ऐसा इलाका भी था जहाँ पे इस तबाही का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। जी, हम बात कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल की। पौड़ी गढ़वाल में उस तबाही का असर क्यों नहीं पड़ा, आज के सफ़र में यही जानने की कोशिश करेंगे। इसका बहुत सीधा साधा सा उत्तर यही है कि वहाँ के लोगों की सूझबूझ की वजह से, वहाँ के लोगों के किए हुए काम की वजह से वहाँ पे तबाही का असर नहीं हुआ। वो कैसे कार्य उन्होंने किए, ऐसे कौन से काम उन्होंने किए, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड में कहीं भी आप नजर दौड़ाइए, दूर दूर तक हरे भरे जंगल, नदियां, पहाड़, ऐसे ही शानदार नजारे आपको नजर आएंगे। या यूं कहें कि प्रकृति का बसेरा अगर कहीं है तो यहीं है। शायद इसीलिए उत्तराखंड सैलानियों की पहली पसंद है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में बढ़ती आबादी और उपभोक्तावादी मानसिकता के कारण मनुष्य ने बहुत बड़े पैमाने पर प्रकृति के आवास में सेंध लगाई है। बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए, जहां तहां बड़े बड़े घर और होटल बना दिए, प्रकृति के नियमों को समझे बिना। जहां तहां बड़े पैमाने पर निर्माण किए गए, धाराओं के मार्ग के साथ छेड़छाड़ की गई। लेकिन प्रकृति भी आखिर कब तक मौन रहती और अपने हाल पर आंसू बहाती। और आखिरकार उसने मौन तोड़ा। 16-17 जून को उत्तरकाशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ के इलाकों में जो कहर टूटा, आज भी उस त्रासदी को झेलने वाले कांप उठते हैं, क्योंकि इस विनाश लीला में सबसे बड़ा दोषी मनुष्य ही था। इसलिए सजा उसे ही भुगतनी पड़ी। हजारों व्यक्ति मारे गए और आज 1 साल बाद भी उस क्षेत्र के हालात सामान्य नहीं हुए हैं। धरती को गर्म होने यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पूरी दुनिया की समस्या बन चुकी है। और ग्लोबल वार्मिंग के साथ जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो एक बड़ा खतरनाक परिस्थितियां बना रहा है। उत्तराखंड में हम देखें तो जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है कि अब अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होती है। पहले ऐसे संकेत बहुत कम होते थे, जिसको हम लोग बादल फटना कहते हैं। तो ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और बादल फटने जैसी घटनाएं बहुत बड़ी आपदा लाती हैं। पिछले 1 साल पहले हम लोगों ने उत्तराखंड में अलग अलग हिस्सों में बादल फटने की कई बड़ी घटनाएं देखी, जिससे काफ़ी बड़ी तबाही हुई है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस त्रासदी का बहुत पहले ही अंदेशा था और वक्त रहते ही ऐसे प्रयास किए जिससे कि वो किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बहुत हद तक सुरक्षित रह सकें। उफरैंखाल, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा 3 जिलों के बीच में स्थित एक गांव है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के उत्तर में और समुद्र तल से 2000 मीटर ऊपर है और दूधातोली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। उत्तराखंड के बहुत से कस्बों और गांवों के नाम खाल के नाम पर हैं। उफरैंखाल, चौबाटा खाल, गुम खाल, बीरो खाल, अदाली खाल, पौखाल, लगभग हजारों की संख्या में। अब सवाल ये उठता है कि खाल है क्या? खाल एक किस्म की जल संरचना है, जिसको समझने के लिए हमें उफरैंखाल में किए हुए कामों को जानना होगा। उफरैंखाल गांव बहुत छोटा सा है, बहुत थोड़े घर, मुश्किल ही कोई बाहर का व्यक्ति यहां दिखता है। वैसे गांव की आबादी भी उंगलियों पर गिनी जा सकती है। आधुनिकता से बेखबर, शोर, प्रदूषण, भीड़-भाड़ से बहुत दूर बसा एक छोटा सा गांव। अब सवाल ये उठता है कि इस गांव ने ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है जिसने एक इतिहास रच डाला है। लेकिन नजर उठाते ही बहुत जल्दी हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया। दूर दूर तक फैले हरे भरे सघन जंगल, गांव की खुशहाली, खेती करते किसान, बच्चों के मुस्कुराते चेहरे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर मैं जो कुछ भी देख पा रहा हूँ
इसमें इन गांव वालों का जज्बा और मेहनत का पसीना शामिल है, जिन्होंने सिर्फ इसी गांव को नहीं, आसपास के 120 गांव का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मेरे आसपास आप ये जो सघन जंगल देख रहे हैं, वो प्राकृतिक रूप से या सरकार द्वारा लगाए गए नहीं हैं, बल्कि गांव वालों ने अपना श्रमदान और अपनी जिंदगी के कई साल देकर इन्हें खड़ा किया है। देखने में एक बारगी ये आपको किसी वर्षा वन का आभास देते हैं। ये जंगल तरह तरह के जीव जंतुओं और पक्षियों से भरे हुए हैं। इन पेड़ों की संख्या कितनी होगी जो मीलों दूर तक फैले हुए हैं? शायद 30-40 लाख या 60-70 लाख, गिना नहीं जा सकता। मगर हाँ, इतना जरूर है कि ये चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। कई पेड़ों की ऊंचाई लगभग 100 फुट तक की है। 1984 से जो यहाँ पे एक संस्था बनी थी भारती जी की, दूधातोली लोक विकास संस्थान, उससे जुड़ा। उसके साथ मैंने सक्रिय होकर काम किया, पूरे इस क्षेत्र के पूरे गांव में पूरा काम किया, जंगल का, पानी का, और अपने हाथ से भी सारे पेड़ लगाए हैं। ये सब जो यहाँ पे बड़े बड़े जंगल दिख रहे हैं, ये अपने हाथ से लगा रखे हमने पेड़, और जुड़ा, लोगों से जुड़े इस काम के लिए। और पहले यहाँ जंगलों की बड़ी समस्या थी, कम थे जंगल, खाली हो रहे थे। जब से एक आंदोलन चलाया हम लोगों ने कि पेड़ लगाओ, तो तब से यहाँ पे धीरे धीरे जंगल बनने शुरू हो गए, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और लोगों में जंगलों को बचाने के लिए अपने आप ही एक प्रेरणा सभी लोगों को मिली, और लोग अपना काम करते रहते हैं इसके लिए। भारत के अन्य पर्वतीय इलाकों की तरह 1980 से पहले तक अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के चलते दूधातोली के अधिकांश जंगल लगभग खत्म हो चुके थे, या यूं कहें कि पहाड़ नंगे हो चुके थे। 1970 के दशक में वन संपदा को विनाश से रोकने के लिए सबसे मशहूर संघर्ष चिपको आंदोलन की शुरुआत यहीं पास के चमोली जिले से हुई थी। आज ये आंदोलन इतिहास का हिस्सा है, जिसमें हजारों लाखों लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। सच्चिदानंद भारती को इस आंदोलन ने बहुत प्रभावित किया और वे इसका सक्रिय हिस्सा भी बने। उन्हीं की उपलब्धियों का नतीजा है कि उफरे खाल और इसके आसपास के 100 से अधिक गांवों में खुशहाली दिखती है, और लगभग नग्न हो चुके दूधातोली पर्वत श्रृंखला के जंगलों को उत्तराखंड राज्य के सबसे बढ़िया और घने जंगल में तब्दील कर दिया है। उनकी छोटी सी सफलता बड़े बदलाव का आगाज बनी, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने आसपास के लोगों में अधिकारों की समझ और एकता की भावना पैदा कर दी। भारती जी ने अपने कुछ साथियों के साथ दूधातोली वन क्षेत्र से जुड़े गांव वालों से संवाद और संपर्क साधने की हर मुमकिन कोशिश की। दैड़ा, सुंदरगांव, चौंडा, देवराड़ी, कफले, भोरनी जैसे कई गांवों की पद यात्राएं की और लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि ये वन सरकार के जरूर हैं, और अगर ये यूं ही कटते रहे तो विनाश का पहला बुरा झटका इन्हीं गांवों को झेलना होगा। बैठकों में ये बात भी सामने आई, वन भले ही सरकारी हो, पर इस पर सबसे ज्यादा हक पास बसे गांव वालों का होना चाहिए। इस तरह अनेकों पद यात्राएं, शिविर, बैठकें 1980 के दशक में इस क्षेत्र में हुए, और धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आई। मैंने वहाँ पर एक छात्रों के बीच में एक संगठन बनाया था, पेड़ों का दोस्त, डालू का दगड़िया करके, जिसमें यह था कि हर छात्र अपने साथ 5-7 पेड़ों का एक दोस्त बनेगा, फ्रेंड्स ऑफ ट्रीज करके। और जब मैं यहाँ गांव लौटा तो मेरे गांव में भी इसी तरह की समस्या थी, लेकिन एक सन 87 में बड़ा सूखा आया, उस सूखे ने हमारे सारे पेड़ सुखा दिए। तो उस सूखे को से बचने के दिनों में कि पेड़ को बचाना है भाई, हमने पानी का काम शुरू किया। तो पानी के काम की शुरुआत तो पेड़ को बचाने से भी, बाद में धीरे धीरे हम इसकी ओर विकसित होते गए, और हमें लगा कि पानी के काम का छोर जंगल के काम से भी बड़ा है, क्योंकि जब पानी होता है तो ही जंगल होते हैं। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये 1980 के दशक में खींची गई है, जिसमें इस स्कूल के आसपास कोई हरियाली नहीं दिख रही। हमने भी ठीक उसी जगह से तस्वीर लेने की एक नाकाम सी कोशिश की, मगर पेड़ों के झुंड ने हमारा रास्ता रोक दिया। मगर आप इस बदलाव को बड़ी सहजता से महसूस कर सकते हैं।
जरा सोचिए, पहाड़ों के ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते, आज तो आप सड़क भी देख सकते हैं। लेकिन जिस दशक में ये प्रयास हुए, उस दशक में टेलीफोन भी शायद ही किसी के पास हुआ करते हों। ऐसे में आसपास के गांवों में संवाद कैसे स्थापित किया जाता रहा होगा, जरा सोचिए। आप ये जो स्कूल देख रहे हैं, ये कई गांव के बीच संवाद स्थापित करने का जरिया बना। यहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे। सच्चिदानंद भारती इसी स्कूल में शिक्षक थे और गांव के लोगों में उनका काफी मान सम्मान रहा है। बल्कि ये हुआ कि स्कूल में तो मैं जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो मेरी स्कूल में एक शिक्षक के बतौर नियुक्ति हुई और ये मेरा अपना कार्यक्षेत्र इसलिए बना कि यहाँ मेरा गांव है, मेरा अपने गांव का स्कूल है और मैं जहाँ से मैं पढ़ कर के आया था वहाँ पर जो पेड़ों का, जंगलों का लिए काम हुआ था पढ़ाई के दौर में, वो उसकी आवश्यकता मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगी और मुझे लगा कि मेरे लिए काम करने का बहुत अनुकूल स्थान है। और स्कूल का मुझे बड़ा योगदान इसलिए प्राप्त हुआ कि आप देखें कि मेरे पीछे जो छात्र बैठे हैं, हमने शुरुआत की कि भाई छात्रों से गांव से कुछ अखरोट के बीज मंगाए, कुछ जंगली बीज मंगाए, बाँझ के, उतीस के, और उसकी एक छोटी सी पौधालय स्कूल में खड़ा किया और उसको स्कूल नर्सरी का नाम दिया। यहाँ से काम की शुरुआत करने में मुझे इसलिए सुविधा हुई कि स्कूल के बच्चे तो थे ही हमारे पास, और वो जब स्कूल को आते थे तो रास्ते में से कहीं से जो जंगली पेड़ थे, उन पेड़ों से जिनका उपयोग हमारे लिए था, जिनको हम रोपना चाहते थे, जैसे बाँझ का है, उतीस का है, अखरोट का है, कापल का है, देवदार का है, इनके हमने बीज मंगाए और इन पेड़ों की नर्सरी बनाई और उसको फैलने में मदद मिली। फैलने में मदद ऐसे मिली कि बच्चे एक ही गांव के तो होते नहीं, ऐसी जगहों पर जो हमारा ये विद्यालय है, इसमें उस ज़माने में सन 80 में करीब 70-80 गाँव के बच्चे अब पढ़ने आते थे, दूर दूर के। अब तो बीच बीच में छोटे छोटे और स्कूल खुल गई, लेकिन तब यही इलाके का एकमात्र स्कूल था। तो बच्चे अपने घरों में भी बताते थे कि आज हमने स्कूल में नर्सरी बनाई है, पौधालय बनाया है, पौधघर बनाया है, और वो पेड़ हम अब गांव में भी लगाने हैं। कहते थे ना हम कि अपने घर में भी लगाओ, तो हर बच्चा अपने घर में लगा कर दिखाएगा। तो बच्चों को लगाने के लिए पेड़ लगाने का भी मन होता था और उत्साह होता था कि हम अपने गुरुजी को अपने लगाया हुआ पेड़ दिखाएंगे। तो काम को फैलने में हमको इससे बड़ी मदद मिली विद्यालय से, तो इसलिए हमने स्कूल को अपना कार्यक्षेत्र बना दिया और कहीं कोई व्यवधान इसने नहीं दिया। मैं 10 से 4 बजे तक का पढ़ाई का समय होता है और उसके बाद भी बहुत बड़ा समय बचता है, छुट्टियां बहुत आती हैं, कोई और काम तो था नहीं, इसी काम में अपने को लगाया, तो बड़ी मदद स्कूल से। और सैकड़ों कार्यकर्ता जो हमें विद्यार्थी के रूप में, नई पीढ़ी के रूप में स्वतः स्कूल से प्राप्त हो जाते थे, इसलिए स्कूल को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। सच्चिदानंद जी ने स्कूल के बच्चों के जरिए गांव में अपने संदेश और विचारों का आदान प्रदान किया और सबसे पहले अपने स्कूल में ही एक नर्सरी बनवाई, जिसमें विद्यार्थियों का तरह तरह के बीज और पेड़ पौधे लाने में अहम योगदान रहा। धीरे धीरे स्कूल के आसपास काफी हरियाली फैल गई, जिससे लोगों में उत्साह जगा और उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इसमें हाथ बटाया। धीरे धीरे ये मुहिम कई मीलों दूर गांव तक फैलती गई, जो शायद अंतहीन है। हमने भी कई तरह का सहयोग दिया इसमें, जैसे पुरुष वगैरह पेड़ों की रोपण करने जाते थे तो महिला भी उनके साथ जाती थी। और उत्तराखंड में मतलब बहुत पहले एक आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, जिसमें गौरा देवी ने अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया था। तो जैसे पुरुष जाते हैं वनों में आग लगती है तो महिला भी उनके साथ उनका सहयोग करने जाती है, चाहे वो किसी भी समय जाए। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझा और वन बचाने के प्रयासों में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। जंगल में गश्त करती इन महिलाओं को महिला मंगल दल कहा जाता है। इन पर ही वनों की रक्षा की जिम्मेदारी है। पहले गांव में जंगल खत्म होने की स्थिति में इन्हें दूसरे गांव से लकड़ी लाने के लिए जाना पड़ता था, जिससे इन पर न केवल जुर्माना लगाया जाता था बल्कि बेइज्जत भी किया जाता था। इसलिए आत्मनिर्भर होने के लिए जरूरी था खुशहाल जंगल हो। ये महिलाएं आज भी बारी बारी से जंगल की रक्षा करती हैं और अगले दिन जिसकी बारी होती है उसके घर के आगे ये लाठी, जिसे खांकर कहा जाता है, रख देती हैं।
दरअसल घुंघरुओं वाली ये लाठी घने वन के दूसरे भाग में रखवाली करती हुई इनके दल की अन्य सदस्यों को आपस में जोड़े रखती हैं। तो ये आपके हाथ में जो ये छड़ी है, छड़ी क्या है ये बजाने वाला है ना। जो जंगल में जाते हैं ना, उसके घर में इसको रख देते हैं, फिर 2-4 आदमी जंगल में जाते हैं इसी को लेके। मतलब इसको जिसकी लेके बारी होती है उसके घर के बाहर आपको- हाँ, उसको सूचना देते हैं कि ये आज आपकी बारी है। उठाना है, आपने जंगल जाना है बस। तो आप कितने सालों से इस काम को कर रहे हैं? आज 30 साल होगी। 30 साल हो गए हाँ। आपको। कैसा लगता है अपने जंगलों को हिफाजत? बहुत बढ़िया लगन हम थे। अब हम तो सुख में थे, हम दुख में नहीं थे। पहले तो बहुत दुख में 3 बजे चले जाते थे दूसरे के जंगल में, रात को आते हैं 8 बजे। तो आप तो सुख नहीं था हमकन, बहुत बढ़िया सुख था हमकन। आप जंगल में आवा ले जा काटा है बस। अच्छा, कुल कितनी महिलाएं आपके गांव की आपके महिला मंगल दल की जो सदस्य हैं, कितनी महिलाएं हैं? 16 महिलाएं हमारे महिला मंगल दल में। तो जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं क्या वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं? जो बाहर की बहुएं आ रही होंगी या बेटियां बड़ी हो रही हैं? सब हम नई पीढ़ी के हैं, हम भी शामिल हो रखे हैं इसमें, और जो आता है वो शामिल हो जाता है। वनों में आग लगना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। इन वनों को आग से बचाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती भी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस बार बहुत बड़े हिस्से में इस वक्त जंगलों में आग लगी हुई है। ये आग बहुत बार प्राकृतिक कारणों से लगते हैं, तो बहुत बार जानबूझकर शरारती तत्वों द्वारा लगाए जाते हैं। लेकिन अगर हम उफराखेल के जंगलों को देखें तो वहाँ पर आग ना के बराबर लगी है। इसका सारा श्रेय वहाँ की महिलाओं को जाता है, जिन्होंने बहुत बार जान जोखिम में डालकर वनों को आग से लगने से बचाया है। इसके अलावा वहाँ के वनों की तकनीक भी इस प्रकार से वनों को बसाया गया है कि वहाँ पर आग नहीं लग सकती है। सच्चिदानंद भारती की अगुवाई में गांव वालों ने ज्यादा से ज्यादा फलदार और छांव देने वाले पेड़ लगाए, जिससे कि आग न लग सके। चीड़ के जंगल मिट्टी से नमी का स्तर भी कम करते हैं, जिससे कि मिट्टी पर पेड़ की पकड़ कमजोर होती है। भूस्खलन का खतरा बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति में गांव वालों का देवदार, बुरांस, बांस, अखरोट के पौधे लगाने का नुस्खा सचमुच काबिले तारीफ था। उससे निपटने का जो पारंपरिक एक उपाय है बरसों पहले का, कि भाई नमीदार जंगल तैयार किए जाएं। नमी तभी बनेगी कि जब हम तालाब बनाएंगे। तालाब हमने बनाया, तालाब के साथ ये देख रहे हैं आपके नमी का वाला पेड़ है, ये काफल का पेड़ है। ये जो सामने पेड़ है ये काफल का पेड़ है। ये दुर्लभ है, वो हिमालय के लुप्त होते हुई वनस्पतियों में इसका एक नाम है, इस काफल का। और ये जो जगह पर हम जिस जगह पर बैठे हैं, ये कफल गाँव नाम की एक गाँव है, काफल गाँव। तो उसी काफल गाँव का कभी ज़मानों में इसी का तो जंगल यहाँ रहा होगा। बाद के दिनों में ये चीड़ के जंगल आ गए, लेकिन फिर से इसी बात को लौटाया कि काफल के जंगल तैयार करो। इसकी पत्तियों में आप देखो कितनी हरियाली है। ये घास के काम आती है, नमी बनाती है, इस आग से जंगल को बचाती है। इसके नीचे पशु और पक्षी का जीवन बसता है। आज यहाँ पर इनके द्वारा लगाया गया वन आपको अलग ही महसूस होगा और उसकी शीतलता और हरियाली को दूर से ही समझा जा सकता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 1980 के दशक के आखिर में आए सूखे ने उनकी मेहनत पर काफ़ी हद तक पानी फेर दिया था। पानी के अधिकांश स्रोत सूख चुके थे, तो वनों में पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, ये एक यक्ष प्रश्न था। यहाँ साल भर काफ़ी सर्दी पड़ती है और कुछ महीनों तक ज़्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका रहता है और कई गांव तो 4000 से 7000 फुट की ऊंचाई पर बसे हुए हैं। क्या पहाड़ों पर तालाब बनाकर पानी का संरक्षण किया जा सकता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो थियोरेटिकली आप सही हो सकते हैं और प्रैक्टिकली बिल्कुल गलत, क्योंकि दूधातोली पर्वत श्रृंखला की ज्यादातर पहाड़ियां ऊंचाई से ढलान की तरफ लगभग 50 डिग्री का कोण बनाती हैं और अगर किसी तरह से तालाब का निर्माण कर भी लिया जाए तो भारी बारिश की दशा में तालाब में रुका हुआ पानी गांव के गांव तबाह कर सकता है। गांव आने से पहले हमें जानकारी मिली कि यहाँ लाखों पेड़ों को बचाने के लिए 25-30 हजार जल तलैया यानी खाल भी बनाई गई। क्या खाल तालाब का ही कोई दूसरा विकल्प है? यहाँ साल भर पर्याप्त बारिश होती है, लेकिन सारा पानी ढलानों से बह जाता है, साथ ही काफी उपजाऊ बेशकीमती मिट्टी भी। जिस पहाड़ी पर खड़े हैं ये उफरैंखाल का सिरहाना है, उसका सिर का इलाका है
और इस पंडाल से शुरू होती है हमारी घाट गंगा की जो टॉप है, वो क्षेत्र है, ये सिर का क्षेत्र है। और यहाँ से हमने ये छोटे छोटे गड्ढे बनाए हैं और इन गड्ढों के साथ आप देख रहे हैं कि ये बांज के घने जंगल भी साथ में लगाए हैं। ये जो छोटे छोटे जंगल दिख रहे हैं आपके, ये बांज के जंगल हैं, ये भी पानी वाले जंगल हैं। तो जंगल का पेड़ और पानी का काम शुरू होता है यहाँ से, और इन गड्ढों में बरसात का पानी रुकता है, ये जैसे कि आप दिख रहा है। और ये गड्ढे के बाद फिर आगे जाकर के हमारा दूसरा गड्ढा बनता है, और दूसरे गड्ढे के बाद उसमें इस गड्ढे का पानी उस गड्ढे में जाता है। उस गड्ढे के बाद हमारी ये तीसरे चौथे छोटे छोटे गड्ढे बनते चले जाते हैं, और एक लंबी श्रृंखला इस पूरे पहाड़ पर करीब ऐसे ऐसे 1500 तालाब हमने बनाए हैं। इन सब बातों पर गौर करते हुए सच्चिदानंद भारती ने पहाड़ों की ऊंचाई की तरफ से नीचे की तरफ 10-15 कदम पर पेड़ पौधों के साथ साथ छोटे छोटे गड्ढे बनवाए। इन गड्ढों में 1,500-2 हजार लीटर तक पानी जमा करने की क्षमता है, और इसके अलावा ये गड्ढे पानी की बूंद बूंद को धरती में सहेजने में समर्थ हैं। इन छोटे बड़े गड्ढों को ही चाल या खाल कहा जाता है। इन गड्ढों के आसपास देखिए कितनी हरियाली मौजूद है, घास मौजूद है, जो न सिर्फ पेड़ पौधों को पनपने में मदद करती है बल्कि जानवरों को चारा देने में भी समर्थ है। एक और खास बात, पानी के गड्ढे अगले 1-2 महीने तक आसपास नमी बनाए रखेंगे। अब यहाँ पर जंगलों में आग लगने की घटनाएं अतीत का हिस्सा बन चुकी हैं। इन खालों की बदौलत ये वन अब आग से भी सुरक्षित हो चुके हैं। आसपास के 100 से 120 गांवों में यहाँ कदम कदम पर इन वनों में हजारों खालें बनाई जा चुकी हैं। ये काम आज भी पूरे जोर शोर के साथ जारी है। इन खालों की गहराई बहुत ज़्यादा न होने की एक बड़ी वजह इंसानों और जानवरों की रक्षा करना भी है, जिससे कि कोई दुर्घटनावश इसमें गिर न जाए या कोई क्षति न पहुंचे। लोगों ने वन और खाल बनाने के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और जिस काम में सरकारी अमला करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर सकता था, वहां गांव वालों के सामूहिक प्रयास से बहुत ही कम लागत में ये काम पूरा हो गया। गांव वालों की मेहनत के पसीने से न सिर्फ वनों को सींचा गया, बल्कि छोटे छोटे तालाबों में भी पानी चमक उठा। लेकिन पसीने को अभी और दूर तक बहना था। उफरे खाल के पड़ोसी गांव गाड खर्क के पास से गुजरने वाली छोटी नदी को आज़ादी से पहले सूखा नाला घोषित कर दिया गया था, यानी सिर्फ बारिश के पानी से बहने वाला नाला। लेकिन पहाड़ों के ऊपर बनाए गए अनगिनत चालों और खालों के कारण दूधातोली पर्वत श्रृंखला के इस हिस्से से कई छोटी छोटी धाराएं और जल स्रोत फूट पड़े, जिसने मृत प्राय घोषित हो चुकी इस नदी में जान भर दी। उफरे खाल के लोगों की मेहनत और मेहनत का पसीना इस वक्त साफ सुथरे पानी के रूप में एक छोटी गाढ़ गंगा नदी के रूप में बह रहा है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। उससे बड़ी बात यह है कि इस पानी की वजह से, इस छोटी नदी की वजह से आसपास जीवन पनप रहा है। बहुत तेज़ी से आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत तरह की वनस्पतियाँ हैं। इस पानी के अंदर छोटे छोटे जीव जंतु, कुछ बहुत तरह की मछलियाँ भी हो सकती है, मेढक भी हो सकती है, जिनकी प्रजातियाँ कभी खत्म होने के कगार पर थी, वो फिर से जन्म ले रहे हैं, सिर्फ यहाँ के लोगों की मेहनत के कारण। आज यहाँ के ज़्यादातर गांव आबाद हैं, खुशहाल हैं, पूरी मेहनत के साथ जीविकोपार्जन कर रहे हैं। खेती बाड़ी भी पहले से बेहतर हुई है। पलायन काफ़ी हद तक रुका है, हालांकि पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सच्चिदानंद भारती और उनके साथियों ने वनों की कटाई को रोकने से एक छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन आज ये न सिर्फ वनों की खोई हुई सुंदरता को एक बार फिर ला पाने में कामयाब रहे हैं, बल्कि आसपास के बहुत से गांवों को भी प्रकृति के खतरे से बहुत हद तक सुरक्षित कर लिया है। इन गांव वालों की इस कामयाबी पर हम सभी को फख्र है कि कैसे बदतर हालात में भी उन्होंने कामयाबी की राह ढूंढ ली। और ये मिसाल हैं उन सभी के लिए जो घटते जंगलों और खत्म होते जल स्रोतों के लिए सरकार की तरफ मुंह बाए रखने के बजाय अपने पुरुषार्थ से दुनिया को हसीन बनाए रखना चाहते हैं। उत्तराखंड में कई छोटे बड़े ग्लेशियर्स हैं। गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से गंगा निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर जहाँ से यमुना जी निकलती है।
लेकिन आज हम देखते जा रहे हैं कि धीरे धीरे जितने भी ग्लेशियर से सूखते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, नदियों का प्रवाह कम होता जा रहा है। छोटी नदियों की क्या कहें, बल्कि बड़ी नदियों तक के अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ है। ऐसे में गाढ़ गंगा जैसी छोटी नदियों का जिंदा होना एक नई उम्मीद पैदा करता है। आज के हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। हे बांझा बुरा श्री श्री गुणों की डाली, न काटा यूं रखा जगवाली। जड़ियों माछ दूध पात्यों माछ पानी, न काटा यूं रखा जगवाली। जड़ियों माछ पानी पात्यों माछ दूध, खिले खिले है संद बुरा फूल, खिले खिले है संद बुरा को फूल।